My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra Online Classes for Education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे अनुसंधान के प्रकार की, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च पे हम डिस्कशन करेंगे और उसी के अंतर्गत हम रिसर्च को क्लासिफाई करने का प्रयास करेंगे, अनुसंधान को वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे, अर्थात अनुसंधान का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, फाइंडिंग्स, रिसर्च मेथड्स, नेचर ऑफ रिसर्च, अप्रोचेज ऑफ रिसर्च, डेटा कलेक्शन ऑफ रिसर्च, वर्कप्लेस ऑफ रिसर्च, स्पॉन्सर ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च। अर्थात अनुसंधान के प्रकार या अनुसंधान को हम वर्गीकृत करेंगे अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर, अनुसंधान के परिणामों के आधार पर, अनुसंधान की विधि के आधार पर, अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर, अनुसंधान के उपागम के आधार पर, अनुसंधान की आधार सामग्री के आधार पर, अनुसंधान के कार्यस्थल के आधार पर, अनुसंधान के प्रायोजक के आधार पर और साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता के आधार पर हम अनुसंधान को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, इसकी चर्चा, इसका डिस्कशन आज की क्लास में इस वीडियो में होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सभी लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च या अनुसंधान के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च या अनुसंधान का वर्गीकरण, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च या अनुसंधान के प्रकार, या इसी को हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च या अनुसंधान का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुसंधान को विभिन्न प्रकारों में बांटना ही क्या कहलाता है? अनुसंधान को वर्गीकृत करना कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो अनुसंधान को विभिन्न प्रकारों में बांटना या अनुसंधान को वर्गीकृत करना, यह क्या है? एक अत्यंत ही कठिन कार्य है, एक डिफिकल्ट वर्क है। तो अनुसंधान को विभिन्न प्रकारों में बांटना या अनुसंधान को वर्गीकृत करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है? क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास यूनिवर्सल बेसिस नहीं है, कोई एक सर्वमान्य वर्गीकरण करने का एक फॉर्मूला नहीं है, एक बेस नहीं है जिसके आधार पर हम जो है रिसर्च को हम क्लासिफाई कर सकें। तो अनुसंधान का कोई सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करना लगभग असंभव सा कार्य लगता है। लेकिन जो असंभव सा कार्य लग रहा है, इस असंभव से कार्य को भी विद्वानों ने करने का प्रयास किया, अर्थात अनुसंधान को कुछ आधारों पर, कुछ बेसिस पर क्लासिफाई करने का प्रयास अनुसंधान विद्वानों के द्वारा, अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा किया गया है। तो अनुसंधान का कोई सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करना लगभग असंभव सा कार्य है। फिर भी विद्वानों के द्वारा, अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा अनुसंधान को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। आपको ये कौन कौन से आधार हैं और उन आधारों पे हम जो अनुसंधान के रिसर्च को किन किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट बेसिस, जो पहला आपका आधार है, फर्स्ट बेसिस है, दैट इज ऑन द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, या ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर हम अनुसंधान को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब जब अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर हम अनुसंधान को वर्गीकृत करने की बात कर रहे हैं, तो इसके आधार पर हम रिसर्च को तीन भागों में या तीन कैटेगरी में, तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान, सेकंड वन इज अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त अनुसंधान, एंड थर्ड वन इज एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। अब हम बारी बारी से देख लेते हैं कि फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च क्या होता है। इसको शॉर्ट में इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट वन इज, जो पहला है, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। इसी को हम कहते हैं बेसिक रिसर्च या इसी को हम कहते हैं प्योर रिसर्च, अर्थात मौलिक अनुसंधान या मूल अनुसंधान या विशुद्ध अनुसंधान के नाम से ही ये जाने जाते हैं। फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च या
प्योर रिसर्च। तो जैसा नाम से ही क्लियर है कि जो प्योर रिसर्च या वास्तविक रिसर्च होता है, बेसिक रिसर्च जो होता है, उसी को हम फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान कहते हैं। मौलिक अनुसंधान कार्य के द्वारा नवीन ज्ञान अर्थात नवीन सिद्धांतों, नवीन तथ्यों अथवा नवीन सत्यों का प्रतिपादन होता है। तो कह सकते हैं हम कि जो प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च है, उसके द्वारा नॉवेल थ्योरीज, नॉवेल फैक्ट्स या नॉवेल ट्रूथ्स का प्रतिपादन किया जाता है। जैसा हमने रिसर्च जब हम पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ रिसर्च, डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च, तो उसमें हमने देखा था कि रिसर्च का जो उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ नॉलेज। तो क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, क्रिएशन ऑफ न्यू थ्योरीज, क्रिएशन ऑफ न्यू फैक्ट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू ट्रूथ्स करने का प्रयास जिस अनुसंधान रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है, दैट इज नोन एज फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च। द सेकेंड वन इज अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त अनुसंधान। जैसा नाम से ही क्लियर है, अप्लाइड या प्रयुक्त अर्थात हम जहाँ पे प्रयोग कर रहे हों। तो मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में जब हम अनुप्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, दैट इज द अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त अनुसंधान। देखिए नाम से ही क्लियर है, प्रयुक्त अर्थात व्यवहारिक परिस्थितियों में उसका प्रयोग या एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। तो मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में जब हम अनुप्रयोग कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार की रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त अनुसंधान करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पूर्व में जो भी ज्ञात सिद्धांत होते हैं, तथ्य होते हैं, सत्य होते हैं, उसका हम यूज करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं और उसका प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु या उपयोगी प्रक्रिया का विकास करने का प्रयास अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है। तो पूर्व में ज्ञात सिद्धांतों, तथ्यों अथवा सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु या उपयोगी प्रक्रिया, दैट इज यूजफुल ऑब्जेक्ट और यूजफुल प्रोसेस का डेवलपमेंट करना, विकास करना ही अप्लाइड रिसर्च के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट जो तीसरा है आपका, दैट इज एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। जो तीसरा प्रकार है उसको हम क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च कहते हैं। और जो एक्शन रिसर्च होता है वह जो इमीडिएट एंड लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास साइंटिफिक वे में हम जब करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। तो तात्कालीन व स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास ही क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च कहलाता है। तो देखिए क्या है, इमीडिएट प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम अर्थात जो अनुसंधान करता है उसके समक्ष जो समस्याएं आती हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स जो आती हैं, या लोकल एरियाज या उसका जो कार्यक्षेत्र होता है, उस कार्यक्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को जब वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है, उसी को हम एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। चूँकि यहाँ पे ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स और लोकल नेचर का होता है एक्शन रिसर्च, इसीलिए कुछ अनुसंधान करता है इसको रियल रिसर्च या वास्तविक अनुसंधान नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, तो तात्कालीन व स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का जो प्रयास होता है, उसी को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च है, उसका एक बेसिस है, दैट इज द रिसर्च फाइंडिंग्स या अनुसंधान परिणाम। तो अनुसंधान परिणामों के आधार पर हम जो है रिसर्च को या अनुसंधान को वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फाइंडिंग्स। और जब रिसर्च फाइंडिंग्स के आधार पर हम क्लासिफाई करेंगे तो 3 प्रकार की रिसर्च होते हैं। द फर्स्ट वन इज फैक्चुअल रिसर्च या तथ्यात्मक अनुसंधान, द सेकेंड वन इज theoretical रिसर्च या सैद्धांतिक अनुसंधान, एंड द थर्ड वन इज अगेन अप्लाइड रिसर्च और प्रयुक्त अनुसंधान। अब बारी बारी से हम देख लेते हैं तीनों के बारे में शॉर्ट में। द फर्स्ट वन दैट इज फैक्चुअल रिसर्च या तथ्यात्मक अनुसंधान जो होता है, जो नाम से ही क्लियर है कि तथ्यात्मक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधान कार्य के द्वारा न्यू फैक्ट्स, नोवेल फैक्ट्स, नवीन तथ्यों अथवा सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। तो अनुसंधान कार्य द्वारा जब हम नवीन तथ्यों अथवा नवीन तथ्यों का प्रतिपादन, नवीन सत्यों का प्रतिपादन, नॉवेल फैक्ट्स, नॉवेल ट्रूथ का जो है प्रतिपादन हम कर रहे होते हैं, उस प्रकार का अनुसंधान तथ्यात्मक अनुसंधान कहलाता है। और अनुसंधान कार्य का उद्देश्य क्या होता है, वस्तु स्थिति को सामने लाना, अर्थात जो वस्तु स्थिति है, जो यथास्थिति है, जब उसको हम सामने लाने का प्रयास जिस अनुसंधान के द्वारा हम करते हैं, जब हम ट्रूथ या सत्य को खोजने का प्रयास करते हैं, फैक्ट्स को देखने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे अनुसंधान को हम फैक्चुअल रिसर्च या तथ्यात्मक अनुसंधान
कहते हैं। द सेकेंड वन इज, जो दूसरा है, दैट इज थ्योरेटिकल रिसर्च या सैद्धांतिक अनुसंधान। नाम से ही क्लियर है कि सैद्धांतिक अनुसंधान कार्य के द्वारा हम क्या करते हैं, नॉवेल थ्योरीज या नॉवेल लॉज या कुछ एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करते हैं। तो सैद्धांतिक अनुसंधान का कार्य सैद्धांतिक अनुसंधान का कार्य का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, नॉवेल थ्योरीज या नवीन सिद्धांत, नवीन लॉज या नवीन नियम या स्पष्टीकरण का विकास करना। तो जिस रिसर्च के अंतर्गत या जिस अनुसंधान के अंतर्गत हम नवीन सिद्धांत, नियम या स्पष्टीकरण का विकास करते हैं उसको हम थ्योरेटिकल रिसर्च या सैद्धांतिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। और नाउ द थर्ड वन, दैट इज अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त अनुसंधान, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पूर्व में चर्चा भी किया है। तो प्रयुक्त अनुसंधान क्या है? प्रयुक्त अनुसंधान के अंतर्गत पूर्ववत ज्ञात तथ्यों व सिद्धांतों का नवीन अनुप्रयोगों को प्रतिपादित किया जाता था। जो पहले से हमें ज्ञात तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, उसका हम एप्लीकेशन करते हैं, प्रयोग करते हैं। नवीन अनुप्रयोगों को हम प्रतिपादित करने का प्रयास प्रयुक्त अनुसंधान में करते हैं। प्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य किसी उत्पाद या प्रक्रिया में सुधार लाना होता है। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है या प्रोसेस है उसमें हम सुधार लाने का प्रयास अप्लाइड रिसर्च के द्वारा करते हैं। तो ये रहा हमारा अप्लाइड रिसर्च। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है दैट इज़ द अगला बेसिस है क्लासिफाई करने का रिसर्च का, दैट बेसिस इज नोन इज द रिसर्च मेथड्स या अनुसंधान विधि। तो अनुसंधान विधि के आधार पर हम अनुसंधान को वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मेथड्स। अब इसके द्वारा जब हम रिसर्च को या अनुसंधान को क्लासिफाई करते हैं तो 3 प्रकार के अनुसंधान होते हैं। द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान। द सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान। द थर्ड वन इज प्रयोगात्मक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब बारी बारी से देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान। जैसा नाम से ही क्लियर है, ऐतिहासिक अनुसंधानों की जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है, ऐतिहासिक सामग्री होती है। इसके अंतर्गत हम जो है ऐतिहासिक सामग्री जो हमारे पास होती है उसी के द्वारा हम रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान की विषय वस्तु ऐतिहासिक सामग्री होती है। इस विधि में अध्ययन हेतु ऐतिहासिक विधि का या हिस्टोरिकल मेथड का हम प्रयोग करते हैं। तो वह रिसर्च जहाँ पे हम हिस्टोरिकल मेथड या ऐतिहासिक विधि का प्रयोग अध्ययन के लिए करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। और जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है वस्तुतः वह क्या करता है, जो हमारा इतिहास होता है, जो हमारा अतीत होता है, जो हमारा पास्ट होता है उसका अध्ययन करने का प्रयास करता है और अध्ययन करके बताता है कि क्या था, व्हाट वाज या क्या था प्रश्न का उत्तर जो है हमें ऐतिहासिक रिसर्च के द्वारा मिलता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान वस्तुतः अतीत या पास्ट का अध्ययन करके क्या था या व्हाट वाज प्रश्न का उत्तर देता है और इस विधि में हम हिस्टोरिकल मेथड या ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान। अब जैसा नाम से ही क्लियर है कि वर्णनात्मक अनुसंधान में हम क्या करेंगे, वर्णन करने का प्रयास करते हैं। तो अनुसंधान कार्य हेतु वर्णनात्मक विधि या डिस्क्रिप्टिव मेथड्स का जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा अभी ऐतिहासिक अनुसंधान में व्हाट वाज प्रश्न का उत्तर मिलता था, उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान में व्हाट इज या क्या है प्रश्न का उत्तर मिलता है। अर्थात वर्तमान में विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करके क्या है या व्हाट इज प्रश्न का आंसर हमें वर्णनात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पे जो अध्ययन का विषय वस्तु होता है वर्तमान में या करंट में जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो भी परिस्थितियाँ होती हैं वही हमारे अध्ययन की विषय वस्तु होती हैं। तो अध्ययन की विषय वस्तु वर्तमान परिस्थितियाँ व उनसे प्राप्त सूचनाएं होती हैं। कुछ जो मेथड्स, रिसर्च मेथड्स हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है या वर्णनात्मक अनुसंधान है, उसके कुछ नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। दैट इज द सर्वे या सर्वेक्षण, एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडी या घटनोत्तर अध्ययन, केस स्टडी या इकाई अध्ययन। ये सभी क्या है, ये सभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के मेथड्स के एग्जाम्पल हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स के प्रकार हैं, सर्वेक्षण, घटनोत्तर अध्ययन और वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद जो तीसरा है, जो थर्ड वन है, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक अनुसंधान।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक अनुसंधान जैसा नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो मेथड है दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। अनुसंधान कार्य तो हम क्या करते हैं, प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। तो वह अनुसंधान कार्य जिसमें हम प्रयोगात्मक विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग अनुसंधान कार्य में करते हैं उसको हम प्रयोगात्मक रिसर्च या प्रयोगात्मक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम देते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है उसमें हम व्हाट इज प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसमें हम व्हाट वाज प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। उसी तरह से जो प्रयोगात्मक रिसर्च होता है उसमें व्हाट विल बी प्रश्न का उत्तर हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थात भावी परिस्थिति का अनुमानिक अध्ययन करके क्या होगा या व्हाट विल बी प्रश्न का उत्तर जिस रिसर्च के अंतर्गत हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। और जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है उसके अंतर्गत कुछ वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, और उन चरों को हम क्या करते हैं, या तो उनको हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, उसमें जोड़ तोड़ करते हैं। तो नियंत्रित या परिस्थित करके घटनाक्रम पर क्या असर पड़ता है, जब हम इसको देखने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार के अनुसंधान को हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रयोगात्मक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत किसी चर या किन्हीं चरों को नियंत्रित या प्रहस्तित या दैट इज मैनिपुलेट करने पर घटनाक्रम पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का, दैट इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिसर्च, या अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। और इसके आधार पर जो हम वर्गीकृत करते हैं अनुसंधान को, तो 3 प्रकार के अनुसंधान होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान, सेकंड इज एनालिटिकल रिसर्च या विश्लेषणात्मक अनुसंधान, थर्ड इज एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है। यहाँ पे तो नाम से ही क्लियर है कि वर्णनात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी घटना की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो वास्तविक स्थिति होती है उसका हम वर्णन करने का प्रयास करते हैं। तो अनुसंधान कार्य का जो उद्देश्य होता है वो किसी घटना की वास्तविक स्थिति का यथावत वर्णन करना होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वे सर्वे है या सर्वेक्षण है, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज है या जिसको हम घटनोत्तर अध्ययन कहते हैं, और केस स्टडी जो है या एकल अध्ययन, ये सारे क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के एग्जाम्पल्स हैं। जो दूसरा है दैट इज द एनालिटिकल रिसर्च या विश्लेषणात्मक अनुसंधान। जैसा नाम से क्लियर है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, सूचनाएं होती हैं, उनका हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद उसका हम जो है मूल्यांकन करते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं जब, तो उस प्रकार के अनुसंधान को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। तो विश्लेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं या साक्ष्यों आदि का विश्लेषण करके उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। यहाँ पर अनुसंधान कार्य प्रायः क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान से अधिक गहन, सारगर्भित तथा विस्तारित होता है। ये अंतर है। देखिए कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, जो एनालिटिकल रिसर्च होता है, उसमें में अंतर क्या है। जो एनालिटिकल रिसर्च इज ऑफन मोर इन डेप्थ, कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल देन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अनुसंधान कार्य जो होता है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, वह अधिक गहन होता है, इन डेप्थ, मोर कॉम्प्रिहेंसिव अधिक सारगर्भित होता है, अधिक डिटेल, मोर डिटेल या अधिक विस्तारित होता है। ये प्रमुख जो अंतर है एनालिटिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। अगला जो टाइप है दैट इज द एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। तो जो एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी तात्कालीन समस्याएं होती हैं, उन तात्कालीन समस्याओं का हम शीघ्र समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं जिस अनुसंधान कार्य के द्वारा, उसी को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो अनुसंधान कार्य का केंद्र व विस्तारित बिंदु सिद्धांतों का सामान्यकृत उपयोग न हो करके तात्कालीन समस्याओं का शीघ्र समाधान ढूंढना है, शीघ्र समाधान करना होता है। तो जो तात्कालीन समस्याएं रिसर्चर के सम्मुख आती हैं, उन समस्याओं का शीघ्र समाधान ढूंढने का प्रयास जो होता है, उसके लिए जो रिसर्च किया जाता है, उस रिसर्च को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। व्यावहारिक समस्याओं के समाधान करने एवं विद्यमान परिस्थितियों का उन्नयन करने पर जोर क्रियात्मक अनुसंधान का होता है। अर्थात जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में कैसे और सुधार कर सकते हैं, उन परिस्थितियों कैसे हम उन्नयन कर सकते हैं, और जो समस्याएं, उन समस्याओं को कैसे हम समाधान कर सकते हैं, इसी पर बल होता है एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान का। नेक्स्ट जो अगला जो है क्लासिफिकेशन का बेसिस है दैट इज द रिसर्च अप्रोच या अनुसंधान उपागम। तो अनुसंधान उपागम के आधार पर
अनुसंधान को जब हम वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, दो प्रकार के रिसर्च होते हैं। द फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक अनुसंधान, एंड द सेकेंड वन इज मात्रात्मक अनुसंधान या क्वांटिटेटिव रिसर्च। पहला है गुणात्मक अनुसंधान या क्वालिटेटिव रिसर्च। नाम से क्लियर कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी क्रियाकलाप है, उसके गुणात्मक पक्ष को देखा जाता है। अनुसंधान की जो क्रियाकलाप होते हैं वो गुणात्मक घटनाक्रमों या क्वालिटेटिव फिनोमिना पर केंद्रित होते हैं। तो जब हम क्वालिटेटिव फिनोमिना या गुणात्मक घटनाक्रमों पर केंद्रित रिसर्च कर रहे होते हैं तो वे क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल्स, उसके ढेर सारे प्रकार हैं। द फर्स्ट वन इज हियर फिलोसफिकल रिसर्च या दार्शनिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी या प्रकृति जन जांच, प्रजातिक अध्ययन या इथनोग्राफिक स्टडीज, फिनोमिनोलॉजिकल इंक्वायरी या दृष्टि विषयक अनुसंधान। ये जितने भी आपके अनुसंधान आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वे सारे क्या हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के एग्जाम्पल्स हैं, प्रकार है। फिलोसफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, इथनोग्राफिक स्टडीज़, फिनोमिनोलॉजिकल इंक्वायरी, ये सारे क्या हैं, गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। जबकि हम मात्रात्मक अनुसंधान की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं उसके जो है मात्रा पर बल होता है, अर्थात अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे मापन प्रमुख है। मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मात्रा पर बल होता है, क्वांटिटी पर बल होता है। इसके आधार पर जो इसके प्रमुख प्रकार हैं वे सर्वेस या सर्वेक्षण है, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज़ या घटनोत्तर अध्ययन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक अनुसंधान। ये सभी क्या है, ये सभी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। सर्वेज, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सारे क्या हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटा या आधार सामग्री की प्रकृति के आधार पर अनुसंधान को जब हम वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं तो दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं। द फर्स्ट वन इज कंसेप्चुअल रिसर्च या संप्रत्यात्मक अनुसंधान, द सेकेंड वन इज एम्पिरिकल रिसर्च या अनुभवजन्य अनुसंधान। तो डियर स्टूडेंट्स, जो संप्रत्यात्मक अनुसंधान होता है, कंसेप्चुअल जो रिसर्च होते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट्स की बात की जाती है और अधिकांशतः यहाँ पे जो कंसेप्ट्स होते हैं वे कैसे कंसेप्ट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट जो थ्योरीज होती हैं, उसके बीच में जो इंटर रिलेशंस होते हैं, उसके आधार पर हम कंसेप्ट्स या तथ्यों की बात करते हैं। तो अनुसंधान कार्य किसी अमूर्त विचारों या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या सिद्धांत, थ्योरी या अंतर संबंध या इंटर रिलेशन से संबंधित जब होता है तो इस प्रकार के अनुसंधान कार्य जो है संप्रत्यात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के जो अनुसंधान होते हैं, इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह क्या होता है, नए संप्रत्ययों या नए कंसेप्ट्स का प्रतिपादन करना होता है। जो पुराने संप्रत्यय होते हैं उसको हम उसमें सुधार करना है और उसका फिर से पुनर्व्याख्या या न्यू एक्सप्लेनेशन करना इसका उद्देश्य होता है। तो अनुसंधान कार्य दार्शनिकों व चिंतकों के द्वारा नए संप्रत्ययों को प्रतिपादित करने अथवा पुराने संप्रत्ययों को पुनर्व्याख्यात करने के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार के अनुसंधान हमारे कंसेप्चुअल रिसर्च होते हैं, जहाँ पे अमूर्त विचारों या सिद्धांतों या उसके बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है और उसी के आधार पर जो है अनुसंधान कार्य किया जाता है। जबकि दूसरा है वो है एम्पिरिकल रिसर्च या अनुभवजन अनुसंधान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी हम अनुसंधान कार्य कर रहे होते हैं उसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसका हम मापन कर सकते हैं। उसके लिए हम कोई मेजरमेंट टूल होता है हमारे पास, उसके द्वारा हम उसका जो डेटा होता है उसका हम मापन करते हैं और मापन करने के बाद जो हमारे पास डेटा आते हैं, आंकड़े आते हैं, उस आंकड़ों का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और फिर उसके आधार पर हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। तो अनुभवजन अनुसंधान या एम्पिरिकल रिसर्च जो सेकेंड वन है, उसमें अनुभवजन अनुसंधान कार्य का विचार क्षेत्र अनुभवजन्य ढंग से किए गए ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो प्रेक्षण होते हैं, मीन्स एम्पिरिकल ढंग से किया गया जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके आधार पर ही हम अनुसंधान कार्य करते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मापन उपकरणों या मेजरमेंट टूल्स से प्राप्त प्रदत्तों के सांख्यिकीय विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात यहाँ पे सबसे पहले मापन होता है, मापन के द्वारा डेटा का कलेक्शन होगा, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है और लास्ट में हम किसी रिजल्ट या कंक्लूजन पर उसी के आधार पर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार की रिसर्च को हम एम्पिरिकल रिसर्च या अनुभवजन अनुसंधान कहते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क प्लेस। जो रिसर्चर होता है उसका जो कार्यस्थल होता है उसके आधार पर भी हम अनुसंधान को वर्गीकृत कर सकते हैं।
तीन प्रकार के अनुसंधान कार्य होते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी रिसर्च या पुस्तकालय अनुसंधान, द सेकंड वन इज फील्ड स्टडीज या क्षेत्र अध्ययन, और तीसरा है लैबोरेटरी रिसर्च या प्रयोगशाला अनुसंधान। अब बारी बारी से देख लेते हैं। द फर्स्ट वन जो पहला है, जो नाम से ही क्लियर है, लाइब्रेरी रिसर्च या पुस्तकालय अनुसंधान, अर्थात यहाँ पे जो अनुसंधान का कार्य होता है वह लाइब्रेरी में या उसके रीडिंग रूम में या संग्रहालय में या अभिलेखागार में होता है। वहाँ पे जो उपलब्ध सामग्री होती है उसके आधार पर हम रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। तो पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालयों, अभिलेखागार आदि में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करके जब हम निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे अनुसंधान को हम लाइब्रेरी रिसर्च या पुस्तकालय अनुसंधान के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, दार्शनिक अनुसंधान होता है या दस्तावेजी अध्ययन संबंधी जो अनुसंधान होते हैं, वे सारे अनुसंधान जो है लाइब्रेरी रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। द नेक्स्ट वन इज फील्ड स्टडीज या क्षेत्र अध्ययन। क्षेत्र अध्ययन या फील्ड स्टडीज नाम से क्लियर है कि जो रिसर्चर होगा वो अपने रिसर्च के फील्ड में जाता है और वहाँ पे जो सैंपल्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों से वो डायरेक्ट मिलता है और उनसे जो इन्फॉर्मेशन से सूचनाएँ कलेक्ट करता है। तो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से संबंधित सूचनाएं वह प्रदत्त उस क्षेत्र विशेष में कार्यरत व्यक्तियों से जब प्राप्त करने के लिए जाता है या प्राप्त करता है तो इस प्रकार के अनुसंधान को हम फील्ड स्टडी या क्षेत्र अध्ययन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो सर्वे होता है या एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी होता है या जो हम एकल अध्ययन करते हैं या इंटरव्यू किसी रिसर्चर का इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू पे जो आधारित अध्ययन होता है या केस स्टडी जो होते हैं, ये सारे जो है फील्ड स्टडीज़ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि रिसर्चर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है उससे डायरेक्ट जाके मिलता है या उस क्षेत्र में जाता है, वहाँ पे जाता है जहाँ पे उसको सूचनाएं या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकता है। और तीसरा होता है प्रयोगशाला अध्ययन या अनुसंधान, प्रयोगशाला अनुसंधान या लैबोरेटरी रिसर्च। लैबोरेटरी रिसर्च या प्रयोगशाला अनुसंधान नाम से क्लियर है कि यहाँ पे जो रिसर्च होता है या अनुसंधान कार्य होता है वो कहाँ पर होगा, प्रयोगशाला या लैबोरेटरी में होगा। वहाँ पे जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं हमारे हाथ में होती है, उस पर हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा हमारा नियंत्रण होता है। तो प्रयोगशालागत परिस्थितियों में पूर्ण नियंत्रित प्रयोगों को संपादित करके निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आधारित जो अनुसंधान कार्य होता है उसको हम प्रयोगशाला अनुसंधान या लैबोरेटरी रिसर्च करते हैं। जैसे आप भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में या अन्य विज्ञानों में आप देखेंगे कि लैबोरेटरी में जाकर के जो रिसर्चर होता है लैब में जाकर के रिसर्च करता है और वहाँ पे जो परिस्थितियाँ होती हैं उसको पूर्ण नियंत्रित करने का प्रयास करता है और उसके आधार पर वो अपना रिसर्च वर्क कर रहा होता है। तो ऐसे अनुसंधान कार्य को हम लैबोरेटरी रिसर्च या प्रयोगशाला अनुसंधान कहते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द अकॉर्डिंग ऑफ स्पॉन्सर। जो रिसर्च के लिए स्पॉन्सर होते हैं, प्रायोजक होते हैं, उसके आधार पर भी हम रिसर्च को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके आधार पर तीन प्रकार के रिसर्च होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च या सरकारी पोषित अनुसंधान, दूसरा इंस्टीट्यूशनल फंडेड रिसर्च या संस्थागत पोषित अनुसंधान, और तीसरा है सेल्फ फंडेड रिसर्च या स्वावित्त पोषित अनुसंधान। अब सबसे पहले गवर्नमेंट फंडेड की बात करते हैं। यहाँ पे जिसका नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो रिसर्च के लिए वित्तीय संसाधन या फंड कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। गवर्नमेंट जब देता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब वित्तीय संसाधन या वित्त देता है, फाइनेंस देता है, ग्रांट्स देता है, तो इस प्रकार के लिए जो अनुसंधान होंगे उन अनुसंधानों को हम गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च कहते हैं। तो जिन अनुसंधान कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा अथवा उसके किसी उपक्रम के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं उसको हम सरकारी पोषित अनुसंधान या अनुदानित अनुसंधान के नाम से जानते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे ढेर सारे मेजर रिसर्च, माइनर रिसर्च या रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स जो है समय समय पर देती रहती है या विभिन्न मंत्रालय देते रहते हैं, यूजीसी जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करते हैं या आईएसएसआर, ये सारे जो है रिसर्च के ग्रांट्स देते हैं। तो इस प्रकार के जो रिसर्च होते हैं उसको हम गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशनल फंडेड रिसर्च या संस्थागत पोषित अनुसंधान। संस्थागत पोषित अनुसंधान के अंतर्गत जो संस्था अनुसंधान करा रही होती है वही संस्था उसके लिए वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराती है। तो जिन अनुसंधान कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता संस्था संगठन द्वारा स्वयं की जाती है उन्हें हम संस्थागत वित्त पोषित अनुसंधान कहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वे सारी जो कंपनियां अनुसंधान कार्य कराती हैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, वे सब इंस्टीट्यूशनल फंडेड रिसर्च के नाम के प्रकार होते हैं। विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के द्वारा
किए जा रहे अनुसंधान अथवा उनके द्वारा जो प्रायोजित अनुसंधान होते हैं वे सभी इंस्टीट्यूशनल फंडेड रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा होता है सेल्फ फंडेड रिसर्च या स्वपोषित अनुसंधान। तो सेल्फ फंडेड रिसर्च या स्वपोषित अनुसंधान के अंतर्गत जो हम रिसर्चर होते हैं, जब हम कोई डिग्री लेने के लिए, उपाधि लेने के लिए, जैसे DPhil या DSc या DLit, इन सभी उपाधियों के लिए जब हम अनुसंधान कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो अनुसंधान कार्य हेतु जो आवश्यक संसाधन होते हैं उसको जुटाने का कार्य जो रिसर्चर होता है उसका वो अपना निजी उत्तरदायित्व होता है, वह खुद उसके लिए खर्च करता है। तो इस प्रकार के अनुसंधान को हम सेल्फ फंडेड रिसर्च कहते हैं। तो अनुसंधान कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना जब अनुसंधानकर्ता का निजी उत्तरदायित्व होता है, इस प्रकार के रिसर्च को हम सेल्फ फंडेड रिसर्च के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए निजी अनुसंधानकर्ता द्वारा किए जा रहे अनुसंधान है, जैसे DLit या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, DSc या डॉक्टर ऑफ साइंस, PhD या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि उपाधियों के लिए जो किया जाने वाला अनुसंधान होता है वो सभी सेल्फ फंडेड रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। अगला जो बेसिस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं उसके आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण। इसके आधार पर दो प्रकार के रिसर्च होते हैं, व्यक्तिगत अनुसंधान या इंडिविजुअल रिसर्च और ग्रुप रिसर्च या सामूहिक अनुसंधान। अब जो यहाँ पे जो इंडिविजुअल रिसर्च है, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो रिसर्चर होगा वह एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति ही अपना रिसर्च का कार्य अकेले करता है। तो इस प्रकार के अनुसंधान कार्य को हम इंडिविजुअल रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान कार्यों में केवल एक ही व्यक्ति अनुसंधान कार्य में संलग्न रहता है। जैसे कि हमने अभी बात की, पढ़ाई के दौरान हम जब कोई उपाधि प्राप्त करने के लिए अनुसंधान कार्य कर रहे होते हैं तो वह एक इंडिविजुअल रिसर्च होता है। किसी उपाधि के लिए किया जाने वाला अनुसंधान किसी व्यक्ति विशेष के नाम से यदि कोई अलॉटेड है या आवंटित प्रयोजनगत अनुसंधान है, वे सारे रिसर्च इंडिविजुअल रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम इंडिविजुअल रिसर्च कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें अकेले करना है, हम उस क्षेत्र या उस फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं या अन्य व्यक्तियों का हम परामर्श अपने अनुसंधान कार्य के लिए ले सकते हैं। तो व्यक्तिगत अनुसंधानों में भी आवश्यक व्यक्तियों का परामर्श लिया जा सकता है। और दूसरा है ग्रुप रिसर्च या सामूहिक अनुसंधान। नाम से क्लियर है कि यहाँ पे एक ग्रुप होता है, कुछ व्यक्तियों का समूह होता है और वे मिल करके कोऑपरेटिव मैनर से अनुसंधान कार्य करते हैं। तो अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर सहयोगात्मक ढंग से किया जाने वाला अनुसंधान कार्य ही ग्रुप रिसर्च या सामूहिक अनुसंधान कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए विभिन्न संस्थाओं या समूहों को आवंटित अनुसंधान कार्य या बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा कराए जाने वाले जो अनुसंधान कार्य होते हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि एक व्यक्तियों के समूह या किसी संस्था को मिलते हैं और वहाँ पे ग्रुप रिसर्च या सामूहिक अनुसंधान का कार्य किया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिसर्च के ढेर सारे बेसिस हैं जिसके आधार पे हम रिसर्च को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमने क्लासिफिकेशन अभी किया, जिस पे हमने चर्चा की, वे सभी जो है क्लासिफिकेशन में जो रिसर्च के टाइप्स हैं वे ऐसा नहीं कि सभी अलग अलग हैं, बल्कि वे क्या है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं। तो अनुसंधान के विभिन्न वर्गीकरण एक दूसरे से पूर्ण रूपेण भिन्न नहीं है, वरन उनमें एक प्रकार का अति आच्छादितता या ओवरलैपिंग है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार एक प्रकार का अनुसंधान जो है विभिन्न वर्गीकरणों में समावेशित रहता है। यही कारण है कि हमने अलग अलग बेसिस पे अनुसंधान को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। फिर भी आप देखेंगे कि जो अलग अलग अनुसंधान के जो प्रकार हैं वे कई बेसिस में आए हैं, कई प्रकार के जो हम आधार हमने लिया है, हमने क्लासिफाई करने का प्रयास किया है। विभिन्न वर्गीकरणों में भी वही टाइप्स दिखाई पड़े हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर मोटा मोटा एक हम कहें कि जितनी भी हमने क्लासिफिकेशन किए उपरोक्त वर्णित वर्गीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य रूप से अनुसंधान के दो प्रकार होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव अप्रोच और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, अर्थात गुणात्मक उपागम होता है और दूसरा होता है मात्रात्मक उपागम। तो गुणात्मक उपागम और मात्रात्मक उपागम, इस दो प्रकार में हम मुख्य रूप से पूरी रिसर्च के अनुसंधान कार्य को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब गुणात्मक अप्रोच या गुणात्मक उपागम की बात करिए तो इसके अंतर्गत गुणात्मक प्रदत्तों का संकलन व व्याख्या किया जाता है, जबकि जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, मात्रात्मक उपागम होता है, इसके अंतर्गत मात्रात्मक प्रदत्तों का संकलन व वहाँ पे उसका सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। तो दोनों में प्रमुख अंतर क्या हो गया कि गुणात्मक उपागम में गुणात्मक प्रदत्त होते हैं, उसका हम संकलन करते हैं, व्याख्या करते हैं, जबकि मात्रात्मक उपागम में मात्रात्मक प्रदत्त या क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है उसका हम संकलन करते हैं और उसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर रिजल्ट निकालते हैं। गुणात्मक उपागम का संबंध सूचनाओं के विषय पर आकलन या सब्जेक्टिव असेसमेंट से होता है। देखिए यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, यहाँ पे जो
इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसमें जो है सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, विषयपरक आकलन होता है, जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटी अप्रोच होता है, यहाँ पे जो असेसमेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, वस्तुनिष्ठ आकलन होता है। तो वस्तुनिष्ठ ढंग से जब हम प्रदत्तों का संकलन कर रहे होते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो वो सारे कार्य मात्रात्मक उपागम में हो पाते हैं। जबकि जब सूचनाओं का विषयपरक आकलन होता है, सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, तो वहाँ पे वो गुणात्मक उपागम के अंतर्गत आ जाता है। गुणात्मक उपागम में सूचना या प्रदत्त संकलन है तो जो हम दस्तावेजों का प्रयोग करते हैं, अवशेषों या रिलेक्स का, केंद्रित विचार विमर्श या फोकस ग्रुप डिस्कशन का, प्रक्षेपी प्रविधियां दैट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, या इन डेप्थ इंटरव्यूज या गहन साक्षात्कार, इन सभी का प्रयोग करके हम डेटा कलेक्शन करते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच में। तो गुणात्मक उपागम में सूचना या प्रदत्त संकलन हेतु दस्तावेज, अवशेष, फोकस ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इन डेप्थ इंटरव्यूज आदि का प्रयोग किया जाता है। जबकि हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच या मात्रात्मक उपागम में, तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन होता है उसके लिए हम कुछ टूल डेवलप करते हैं, जैसे क्वेश्चनर डेवलप करते हैं या कोई परीक्षण या टेस्ट डेवलप करते हैं, कोई स्किल्स डेवलप करते हैं, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन कर रहे होते हैं। अब जो मात्रात्मक उपागम है इसको भी हम कुछ प्रमुख प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। वे कौन कौन से हैं? क्वांटिटेटिव अप्रोच को 3 प्रमुख प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज इन्फेरेंशियल अप्रोच या निष्कर्षात्मक उपागम, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक उपागम, तीसरा है सिमुलेशन अप्रोच या अनुरूपणात्मक उपागम। तो ये जो 3 प्रकार हैं क्या है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। जो पहला होता है जिसको हम इन्फेरेंशियल अप्रोच या निष्कर्षात्मक उपागम कहते हैं। यहाँ पे जो प्रतिदर्श होता है, सैंपल होता है, उससे प्राप्त जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर जो परिणाम आता है उसका हम जनरलाइजेशन करते हैं। तो जब जनरलाइजेशन कर पाते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंशियल अप्रोच या निष्कर्षात्मक उपागम। प्रतिदर्श से प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों का जनसंख्या पर सामान्यीकरण किया जाता है। तो जब सामान्यीकरण किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंशियल अप्रोच या निष्कर्षात्मक उपागम। दूसरा हमारा है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच या प्रयोगात्मक उपागम। यहाँ पे जो चर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, उसका हम इफेक्ट देख रहे होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं। तो नियंत्रित परिस्थितियों में किसी चर या वेरिएबल का अन्य चर पर प्रभाव देखकर कार्य कारण संबंध प्रतिपादित करने का प्रयास प्रयोगात्मक उपागम में किया जाता है। और तीसरा है सिमुलेशन अप्रोच या अनुरूपणात्मक उपागम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कृत्रिम रूप से आरोपित परिस्थितियों को हम लागू करते हैं और कृत्रिम रूप से जो आर्टिफिशियल सिचुएशंस होता है उस परिस्थितियों में विभिन्न समय अंतरालों पर क्या व्यवहार परिवर्तन होगा, इस प्रक्रिया का हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अर्थात यहाँ पे भविष्य के लिए व्यवहार परिवर्तन संबंधी जो है एक कार्य करने का प्रयास सिमुलेशन अप्रोच में किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से आरोपित परिस्थितियों में विभिन्न समयांतरालों पर व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन जो है हम सिमुलेशन अप्रोच के अंतर्गत करते हैं। अनुरूपणात्मक उपागम भविष्य के लिए व्यवहार परिवर्तन संबंधी निदर्श या मॉडल विकसित करने में सहायक होता है। अर्थात जो सिमुलेशन अप्रोच होता है इसके द्वारा जो है भविष्य के लिए हम कुछ मॉडल या कुछ नियम या कुछ सिद्धांत या व्यवहार परिवर्तन संबंधी मॉडल को विकसित करने का प्रयास करते हैं सिमुलेशन अप्रोच के अंतर्गत। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने यह देखा कि जो रिसर्च होते हैं उन रिसर्च को या अनुसंधान कार्य को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं। वर्गीकृत करने के लिए हमने अनुसंधान उद्देश्यों, परिणामों, विधि, प्रकृति, उपागम, आधार सामग्री, कार्यस्थल, प्रायोजक और अनुसंधानकर्ता के आधार पर हमने जो है अनुसंधान को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। और अंत में हम कंक्लूड किए कि 2 प्रकार के प्रमुख उपागम हैं अनुसंधान कार्य के। वे कौन कौन से उपागम हैं? क्वालिटेटिव अप्रोच है या गुणात्मक उपागम, और क्वांटिटेटिव अप्रोच है या मात्रात्मक उपागम हो सकता है। और अब जो है लास्ट में कुछ जो पूरी क्लास उस क्लास के आधार पर थोड़ा सा एक असेसमेंट या अभ्यास कार्य, इवेल्युएशन एक्सरसाइज वर्क, इसके लिए आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न है, अनुसंधान का कौन सा उपागम भविष्य के लिए व्यवहार परिवर्तन संबंधी निदर्श या मॉडल विकसित करने में सहायक है? आपके ऑप्शंस हैं अनुरूपणात्मक उपागम है, सिमुलेशन अप्रोच, निष्कर्षात्मक उपागम है, इन्फ्लुएंशियल अप्रोच, प्रयोगात्मक उपागम है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। डी है ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी। तो कौन सा उपागम जो है
भविष्य के लिए व्यवहार परिवर्तन संबंधी निदर्श में मॉडल विकसित करने में सहायक है, दैट इज द सिमुलेशन अप्रोच। सो हियर द ई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ई ऑप्शन जो है आपका वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अनुसंधान के किस उपागम में नियंत्रित परिस्थितियों में किसी चर का अन्य चर पर प्रभाव देखकर कार्य कारण संबंध प्रतिपादित किया जाता है। तो अनुसंधान के किस उपागम की यहाँ पे बात कर रहा है कि किसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं, वही ऑप्शंस हैं, सिमुलेशन अप्रोच, इन्फ्रेंशियल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच या ऑल ऑफ द एबव। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हम किस में देखते हैं, किसमें हम वेरिएबल्स में जो है मैनिपुलेशन करते हैं, वो करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक अनुसंधान में। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, अनुसंधान के किस उपागम में प्राप्त परिणामों का जनसंख्या पर सामान्यीकरण किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि जनरलाइजेशन कौन सा उपागम है जिसमें जो भी हमारा रिजल्ट्स आता है उसके आधार पे हम जनरलाइजेशन का कार्य करते हैं। ऑप्शन हैं सिमुलेशन, इन्फ्लुएंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच या ऑल ऑफ द एबव। तो जब जनरलाइजेशन का कार्य कर रहे होते हैं तो उस प्रकार का जो उपागम होता है, अप्रोच होता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंशियल अप्रोच या निष्कर्षात्मक उपागम। अनुसंधान के जिस उपागम में प्राप्त परिणामों का जनसंख्या पर सामान्यीकरण किया जाता है उसको हम निष्कर्षात्मक उपागम या इन्फ्लुएंशियल अप्रोच कहते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न है कि किस प्रकार के अनुसंधान में व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने एवं विद्यमान परिस्थितियों का उन्नयन करने पर जोर होता है। ऑप्शन आपके एनालिटिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्शन रिसर्च। तो विश्लेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान। तो व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने में विद्यमान परिस्थितियों का उन्नयन करने पर जो जोर होता है वो किस में होता है, वो एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। सो हियर द जो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत टाइप्स ऑफ रिसर्च या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के बारे में चर्चा किया। अनुसंधान को हमने विभिन्न प्रकारों में बांटने का प्रयास किया, उसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया। अनुसंधान के वर्गीकरण और अनुसंधान के प्रकार के बारे में हम लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आपको कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।